A German poet, John Wolfgang von Goethe, once said, "He who cannot draw on 3000 years is living from hand to mouth." यानी वो इंसान जो पिछले 3000 साल की हमारी हिस्ट्री है, इसमें रिलीजन आ जाता है, इसमें साइंस आ जाता है, इसमें फिलोसफी आ जाती है, इसमें पोइट्री आ जाती है, इसमें ये जो पॉलिटिक्स आ जाती है, ऑल टुगेदर जो इंसान इनमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, जो इंसान इनके बारे में नहीं जानता है, जो इंसान इनका टेस्ट नहीं रखता है, या वो इंसान जो इन पे डिस्कशन नहीं करता है, वो जो इंसान है, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी उसकी जिंदगी इस हाथ से शुरू होती है और मुंह पे खत्म होती है. So today I have decided to draw these 3000 years, more precisely 2800 years. यानी ये जो 2800 years जो स्टार्ट होती है आर्काइक एज से, जो 8th century BC से स्टार्ट होती है अप टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये 2800 years मेरे पास है. इन 2800 years को मैं रिकॉर्ड करूंगा. एक लंबी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं. इसमें मैं एटलीस्ट 300 पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जिनको मैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाऊंगा. इनमें सबसे पहली पर्सनैलिटी है वो है होमर. ये जो सीरीज है ये इन डेप्थ होगी, ताकि मैं इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलाऊंगा, ताकि आप भी बाद में वंस यू वॉच दिस सीरीज, आप भी ये 3000 years या 2800 years जो है, इनको आप भी इनका नक्शा खींच सकते हैं. इनके बारे में आपको भी पता चल जाएगा पिछले 3000 साल से क्या चल रहा है. तो सबसे पहली पर्सनैलिटी जो मैंने स्टार्ट की है, दैट्स होमर. होमर पे बात करने से पहले एक और चीज मैंने आपको बोलनी है. मैं आपके सामने, मैंने पहले ही बोला, आपके पास पहले एक रोड मैप होना चाहिए, मुझे जाना कहां कहां से है, ताकि मुझे इजीली चीजें फिर समझ आना शुरू होंगी. सुनिए, सिंपल याद रखें, ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्टोरियंस ने, ये जो 3000 years हमारे पास है, इसको हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है डिफरेंट एजेस में. सबसे पहली एज जो हमारे पास है उसको बोलते हैं माइसेनियन एज, जो स्टार्ट होती है 1600 BC से अप टू द 11th century BC. आप समझ लिए 500 years है. इसमें हमारे पास जो भी चीजें हैं वो ऑरल रही, कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. आप सिंपली याद रखें, इन 500 years में जो भी चीजें चल रही थी, जो भी लिटरेचर के हवाले से चल रहा था, वो सिर्फ ऑरल चल रहा था. ये 500 years है. इन्हीं 500 years में ट्रोजन वॉर्स हुई, जिसके बारे में आगे मैं बोलूंगा. इसके बाद एक और एज स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होती है 1100 BC से अप टू द 8th century BC. ये 300 years हमारे पास है. इनको बोलते हैं ग्रीक डार्क एज. यहाँ पे ये जो ऑरल चीजें पहले माइसेनियन एज में चल रही थी, उनमें डिक्लाइन आ गया, उनमें उनमें डिक्लाइन आ गया. चीजें अब ऑरल चीजें उस तरह प्रिजर्व नहीं रही. इसको बोलते हैं डार्क एज. इसका भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है. ये हमारे पास दूसरी एज है. इसके बाद तीसरी एज स्टार्ट होती है, जो स्टार्ट होती 8th century BC से अप टू द 480, जिसको आर्काइक एज बोलते हैं. इसी आर्काइक एज का पहला जो पर्सन मैंने आज चूज किया है, यहां से ही हमारी आजकल जो एकेडमिक डिस्कोर्स हमारा है, जिसकी बेस स्टार्ट होती है, वो इसी आर्काइक एज से स्टार्ट होती है. होमर उसका पहला पर्सन है. मैं उस पर बाद में बात करूंगा. इसको आर्काइक एज बोलते हैं. ये 300 साल की एक एज है. इसमें आता है यही होमर है, हेसियोड है, राइटर्स है, पाइथागोरस है. तो इसके बाद एक और एज आ जाती है, जो स्टार्ट होती है 480 से लेके अप टू 323 तक. 150 साल की एक और एज आ जाती है. इसको बोलते हैं क्लासिक एज. इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल ये सब आते हैं. इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उसकी डेथ हो जाती है, ये एज भी खत्म हो जाती है. इसको बोलते हैं क्लासिकल एज. ये 323 में खत्म हो जाती है. इसके बाद 323 से लेके अप टू 31 BC, अभी BC में ही है. तो यहाँ पे ये जो 300 years जो है, ये यहाँ पे आप समझ लें, यहाँ पे इस एज को बोलते हैं हेलेनिस्टिक एज. ये जो हेलेनिस्टिक एज ये 31 BC तक रहती है. 31 BC में BC से लेके अप टू 330 CE तक
ये मैं बाद में बोलूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रोड में आपको समझ आ जाएगा किस तरह लिटरेचर में किस तरह एवोल्यूशन हुआ, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है बराबर अप टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हम पहुंचे 31 BC तक, BCE तक, 31 BCE, यहां तक हेलेनिस्टिक एज आ जाती है। हेलेनिस्टिक एज के बाद हमारे पास 31 BCE से लेके अप टू 330, इसको बोलते हैं रोमन ग्रीको एज या रोमन ग्रीक। इसमें मिक्सचर अब आया लिटरेचर का, अब इसमें मिक्सचर आ गया, आप समझ ले 200-300 साल ये भी एज रही है। इसी दौरान ये जो रोमन्स है उन्होंने कॉन्कर किया ग्रीक को। 146 में एक जंग होती है, बैटल ऑफ कोरिंथ, ये बिटवीन रोमन एंड ग्रीक हो जाती है और रोमन्स जो है वो प्रिवेल करते हैं, वो कॉन्कर करते हैं कंप्लीटली ग्रीक्स को। इसके बाद रोमन हुकूमत अब यहां से शुरू होती है, पूरे एरिया पे रोमन्स की हुकूमत आती है। 146 में आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो टेरिटरीज है जाते जाते इसमें टाइम लगा और उसके बाद कंप्लीटली आप समझ ले 395 तक ये रोमन एम्पायर कंप्लीट हो चुका था। अब सिर्फ रोमन एम्पायर यूनाइटेड था, एक ही एम्पायर था कंप्लीटली। पहले थाउजेंड्स ऑफ सिटीज थी इस ग्रीक में, स्पार्टा, एथेंस, डेल्फिया, इस तरह ट्रॉय अलग आ जाती है, इसी तरह और भी कुछ सिटीज है तो अलग अलग थी। अब रोमन एम्पायर आ जाता है अप टू 395। 395 में क्या होता है, अब रोमन्स है ना ये यूनाइटेड थे, यानी एक ही किंगडम था। अब क्या होता है, 395 में एक किंग आ जाता है जिसका नाम थियोडेसियम होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। अब उसकी डेथ हो जाती है। डेथ से पहले ये इस पूरे रोमन एम्पायर जो है वास्ट एम्पायर थी, इसको 2 हिस्से कर देता है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर, दूसरी जो है इसको बोलते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो दे देता है अपने एक बेटे को जिसका नाम ऑनरियस होता है, और दूसरी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर आर्केडियस को दे देता है। यहां से रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है इट कोलैप्सेस विद इन 100 years, यानी ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये कोलैप्स हो जाता है कंप्लीटली। वजह क्या होती है, इन पे ये जो बार बार जर्मनिक ट्राइब्स जो है अटैक करते हैं और इनकी इकोनॉमी सफर करती है, ये वजह होती है। और आखिरी दफा 476 में जब आखिरी दफा जर्मन कमांडर आ जाता है, ओडिस जो आखिरी किंग होता है वहां पे वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, रोमुलस ऑगस्टुस, उसको रिमूव किया जाता है, वहां पे बरतरफ किया जाता है। उसके बाद ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, और बाद में इन द मॉडर्न एरा फिर ये स्पेन है, ये जो पोर्टुगीज है, ये जो फ्रांस है, जो ये कंट्रीज जो है बाद में इनकी बेसिस वहां से स्टार्ट हुई, ये ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट इन 476 में होती है। कंट्रीज तो ये बाद में बनी फिर, लेकिन ये डिसइंटीग्रेट 476 में हुई जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है ये स्टार्ट होता है 395 में जब इसको आर्केडियस को दिया जाता है, अप टू 1000 years ये कंटिन्यू करता है। और आखिरी दफा जब ऑटोमन्स अटैक करते हैं कंस्टेंटिनोपल इन 1453, वहां पे आप ये याद रखें ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ये भी कोलैप्स हो जाती है। आखिरी दफा महमद सेकंड जो किंग होता है ऑटोमन एम्पायर का, ये अटैक करता है कंस्टेंटिनोपल, उसके बाद इसको कॉन्कर करता है। ये रोमन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ये भी कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद ये हम पहुंचे 1500 में। 1500 के बाद आप समझ ले 1400 से ही रेनेसांस पीरियड, इसको हम वहां से जो 600 इयर्स है इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हम फिर पढ़ेंगे। इसमें ये होगा कि रेनेसांस पीरियड आपने पढ़ना है, उसके बाद रेनेसांस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इसके बाद आपने पढ़ना है जेकोबियन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड है, इसमें ये जो रोमांटिक पीरियड है इसको हम उस टच में पढ़ेंगे। इसके बाद मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब चीजें इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेम्प्रेरी आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है, ये फिलहाल साइड में रखेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं आर्काइक एज से, जो 8th सेंचुरी BC से अप टू 480 BCE तक, ये 300 इयर्स ऑलमोस्ट, इसको बोलते हैं आर्काइक एज। इनमें जो पहली पर्सनैलिटी है दैट वाज होमर। सिंपल याद रखो, ये जो होमर है ये एक पोइट था, ब्लाइंड पोइट था, उसने जो कुछ बोला ऑरली बोला।
बाद में जब उसकी जो पोइट्री है मशहूर होने लगी, जो ग्रीक सोसाइटीज में फंक्शंस पे, फेस्टिवल्स पे, वेडिंग्स पे उनको गाया जाता था उसकी पोइट्री को, और बाद में वो करप्ट होने लगी थी, लोग उसमें बाकी चीजें भी इंसर्ट करने लगे थे। इसके बाद एक किंग आ जाता है जिसका नाम पाइसिस्ट्रेटस था। 6th सेंचुरी बीसी में ये आता है, 200 साल बाद, होमर के 200 साल बाद। उसके बाद उसने लॉन्च किया स्कॉलर्स को और स्क्राइब्स को कि उसकी जो पोइट्री है होमर की उसको कंपाइल किया जाए, उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट दिया जाए, उसको बोलते हैं पाइसिस्टेरियन रिसेंशन। तो इसने ये पूरा प्रोसेस किया। अब हमारे पास इसके बाद हमारे पास 2 एपिक्स आ गई, एक है द एलियड, दूसरी है द ओडेसिस। ये कंपाइल किसने करवाई? एक किंग ने, होमर के 200 साल बाद। ये हमारे पास आप समझ ले पहली बुक्स है हमारे पास लिटरेचर की, जो हमारी फाउंडेशन है लिटरेचर की। अब मैं थोड़ी बहुत इन पे भी बात करूंगा। सबसे पहले आप ये समझे ये एपिक होती क्या है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, एक लंबी स्टोरी है ना, इसको पोएट्री के थ्रू बयान किया जाता है। हमारे पास सबसे लंबी जो एपिक है दैट इज महाभारत। महाभारत में 200,000 लाइन्स है, यानी 2 लाख लाइन्स है। इसके बाद हमारे पास एक और एपिक है दैट इज रामायण। रामायण में 48,000 लाइन्स है। ये भी एक लंबी एपिक है। पोइट्री में डिस्कस किया गया है पूरे इवेंट्स, पूरी हिस्ट्री, पूरी वॉर्स, इसमें वॉर्स, एडवेंचर्स बयान किए जाते हैं एपिक पोइम्स में। इसके बाद एक और हमारे पास जो तीसरी लंबी जो एपिक है दैट इज दिस एलियड। इसमें 15,000 लाइन्स है। ये भी पोइट्री में होमर ने पोइट्री में इसको लिखा बयान किया। ये पोइट्री है, पूरी पोइट्री में ही स्टोरीज बयान की गई है। 15,000 लाइन्स, मोर देन 15,000 लाइन्स। इसके बाद हमारे पास ये है द ओडेसिस। ये जो है ये भी आप समझ लें इसमें 12,000 लाइन्स है एटलीस्ट। ये 2 एपिक है हमारे पास मशहूर, जो फाउंडेशन हमारे लिटरेचर की। इसके बाद हमारे पास और भी है लाइक द एपिक ऑफ गिलगामेश, जो इससे भी पुरानी है, जो अब टेबलेट्स पे बची हुई है। एपिक ऑफ गिलगामेश ऑलमोस्ट 3,000 लाइन्स है, तो वो भी हमारे पास है। वो इससे भी पुरानी है, वो 11th सेंचुरी बीसी की। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अबाउट द किंग ऑफ अर्क है वो भी आप स्टोरी उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। सिंपली याद रखो ये जो एपिक होती है ना, ये आप समझे लॉन्ग नैरेटिव स्टोरीज होती है। स्टोरीज को पोइट्री में बयान किया जाता है। इसके बाद अब आपको ये समझ आ गया ये जो एपिक होती क्या है। अब इन बुक्स में डिस्कशन किस बारे में किया गया है, मैं थोड़ी बहुत इस पे बात करूंगा। सबसे पहले एलियड। अब सिंपली याद रखो ये ट्रोजन वॉर्स के बारे में है। ट्रोजन वॉर्स हुई थी माइसीनियन एज में, जो 1600 BCE से लेके 11th सेंचुरी BCE तक। ये 500 ईयर्स है हमारे पास। इसको बोलते हैं माइसीनियन एज। इसमें एक वार हुई थी बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रॉय के बारे में, और ये वार जो है ये 10 ईयर्स तक रही। 10 ईयर्स तक वार रही। लेकिन ये जो बुक है ना, ये लास्ट कुछ वीक्स के बारे में है। पूरी स्टोरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं। लास्ट में क्या हुआ इसमें कुछ नहीं है। लास्ट में एक हेक्टर की डेथ होती है, बस वहां तक स्टोरी है। ये कंप्लीट स्टोरी हमें नहीं, इसमें कंप्लीट स्टोरी ट्रॉय के बारे में नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा इन दोनों की इंपॉर्टेंस बाद में क्या है। अब ये स्टोरी बहुत मैं इसके बारे में स्टोरी बोलूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप यहाँ पे आप ये समझ लें स्टार्ट होती है ये स्टोरी कहां से। एक किंग होता है, उसका नाम होता है मेनिलियस, जो किंग होता है स्पार्टा का। आप समझ लीजिए जो ग्रीक है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ सिटीज में डिवाइड थी। स्पार्टा, डेल्फिया, एथेंस, एथेनका, इस तरह की कोरिन्थ, इस तरह की बहुत सारी सिटीज में पूरा ग्रीक जो है ना डिवाइड था। इंडिपेंडेंट छोटी छोटी स्टेट्स थी अपनी अपनी इनकी। तो इसमें एक स्टेट थी जिसका नाम था, एक सिटी थी जिसका नाम स्पार्टा था। स्पार्टा का किंग जो था मेनिलियस, उसकी वाइफ होती है हेलन। हेलन को भगा के ले जाता है ट्रॉय का एक प्रिंस जिसका नाम पैरस होता है। वो इसको ले जाता है। जब ये सब चीजें ग्रीक में फैल जाती है तो ग्रीक के जो स्ट्रॉन्गर किंगडम्स, सिटीज थी ना, ज्यादा ताकतवर थी, वो मिल के ना वो ट्रॉय पे अटैक करते हैं। ट्रॉय 500 किलोमीटर दूर होता है ग्रीक से। अब बहुत सारी सिटीज मिल के ना इस पे अटैक करते हैं। ये जो किंग होता है मेनिलियस, जिसकी वाइफ को लिया जाता है, इसका एक भाई होता है जिसका नाम एगामेम्नोन होता है। एगामेम्नोन का अंडर एक कमांडर होता है जिसका एक वॉरियर होता है जिसका नाम एक्लिस, जो मशहूर
वॉरियर होता है एक्लीज, जिसको हमने इंग्लिश में भी बोलते हैं एक्लीज हील, द वीकर पॉइंट। उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा बाद में। तो क्या होता है कि उनके भी आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये वॉर जो है ना चलती रही 10 साल तक। आखिरी टाइम में जब ये जो इनके एगेमेम्नोन और इसके वॉरियर के बीच में थोड़े कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं एक्लीज के साथ, तो उसके बाद जब एक्लीज छोड़ देता है जंग छोड़ देता है और भाग जाता है, बाहर निकलता है, लेकिन जब उसका फ्रेंड जो है उसको मार देता है हेक्टर, जिसका नाम पेट्रोकुलस होता है, पेट्रोकुलस को जब मार देता है हेक्टर, तो एक्लीज को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती, वो वापस आ जाता है। एक बहादुर किंग होता है, वॉरियर होता है, तो वो उसको हेक्टर को मार देता है। यहाँ पर हेक्टर की स्टोरी, हेक्टर की डेथ होती है तो ये बुक एंड होती है। लेकिन इसको इतना एग्जैजुरेट करके एक निटी एंड ग्रिटी को प्रेजेंट किया गया है। ये ट्रोजन वॉर्स के बारे में है। इसके बाद ये जो एक्लीज, मैंने अभी बोला एक्लीज हील, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब यूज होता है, किसी का स्ट्रांग वीक पॉइंट है ना उसको एक्लीज हील बोलते हैं, वीकर पॉइंट उसको बोलते हैं एक्लीज हील। ये एक्लीज है, इसको अपनी माँ ने रिवर स्टेक्स में डुबो दिया था। एक इमोर्टल रिवर होता है, तो लेकिन उसका जो हील है ना उसको पकड़ के रखती है, तो वो डुबा देती है, उसमें पूरे जिस्म पे पानी लग जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इसका ये वीक पॉइंट रहता है, ये हील। बाद में जो पैरस होता है जिसने हेलन को भगा के लिया था, उसने वो एरो मार देता है इसकी हील में, और उसकी बाद में जो वोंड है वो गहरा हो जाता है। उसके बाद एक्लीज की डेथ हो जाती है। ये एक्लीज के बारे में अगर आपने एक्लीज हील जिसको बोलते हैं, ये स्टोरी जो है ये ट्रोजन वॉर के बारे में। हेलन को भगा के एक प्रिंस ले जाता है जो होता है ट्रॉय में। ट्रॉय 500 किलोमीटर दूर होती है एक सिटी इस पूरे ग्रीक से, तो वहां पे फिर जाते हैं वो। अब ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे इन चीजों के बारे में है। अब ये आया वो आया, अब आपस में वो क्या डिस्कशन करते हैं, वो सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है ये ट्रोजन वॉर्स के बारे में। अब ये ओडेसिस भी इसको बोलते हैं, ओडेसी जो है ये भी एक एपिक है। ये इसी में एक किंग है, वो भी निकलता है इसी हेलन को ढूंढने। उस किंग का नाम होता है ओडेसिस, और वो भी निकलता है, वो भी दूर होता है ट्रॉय सिटी से। 10 साल तक वहां पे ट्रॉय के खिलाफ लड़ते रहते हैं वहां पे इर्द गिर्द। तो उसके बाद जब 10 साल के बाद तो ये जो ग्रीक्स ने ट्रॉय को हरा दिया, इस सिटी को हरा देते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं, ये जो ओडेसिस है जिसके बारे में ओडेसी स्टोरी है, तो वो जब वापस आ जाता है वो रास्ता खो देता है, और वो 10 साल तक घूमता रहता है इधर उधर, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। यहाँ पे इसकी वाइफ होती है, घर में इसका इंतजार कर रही होती है 20 साल तक, और यहाँ पे उसकी लॉयल्टी, फेथफुलनेस, उसको पेनिलोप बोलते हैं, पेनिलोप इसकी वाइफ होती है, वो घर में वेट कर रही होती है। इसका एक बेटा होता है टेलीमैचस, वो भी वेट कर रहा होता है। यहाँ पे लॉयल्टी एंड ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड। और जब ये रास्ता खो देता है, बीच बीच में इसने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखते हैं, इसके वॉरियर्स मर जाते हैं बीच में, ये एक जगह से निकल के दूसरी जगह में फंस जाता है। ये एडवेंचरस एपिक है। यहाँ पे एक आप समझ ले, एक ये जो किंग है ये रास्ता खो देता है, रास्ते में इससे बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है, यूनिक सी चीजें। तो ये इस बारे में है, ये दोनों बुक्स ट्रोजन वॉर के बारे में है। ये था इन बुक्स के बारे में। अब इन बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और होमर की आजकल की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है उसका आजकल के लिटरेचर में, मैं सिंपली इसको कंक्लूड करूंगा आप इन्हीं दो चीजों को डिस्कस करते हुए, इंपॉर्टेंस इन बुक्स की, और दूसरी बात होमर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो बुक है, एक हिस्टोरियन था, उसका नाम था प्लूटार्क। प्लूटार्क ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर। उसमें वो लिखता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो एक किताब अपने तकिए के नीचे रखता था। ये इंसान को इमोशनली वार्स के साथ कनेक्ट करता है, इमोशनली इंसान को हौसला देता है, जज्बा देता है लड़ने का। ये किताब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो ग्रेट किंग था, वो अपने तकिए के नीचे रखता था। ये प्लूटार्क लिखता है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है, मैंने मतलब डिफरेंट फिलोसफर्स की रेफरेंसेस देखते हुए मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स को देखा इस बुक का मेंशन कंटिन्यूअसली, यानी एटलीस्ट इसका एलियट का। आप मिल्टन को देखें, उन्होंने इन चीजों से इंस्पायर होकर चीजें पढ़ी है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फिलोसफर होगा जिन्होंने इन दो बुक्स का मुताला ना किया होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये हमारी बेस है, यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट होता है। लिटरेचर हमारे पास ये ओल्डेस्ट बुक्स है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फिलोसफर होगा जिसने ये दो बुक्स ना पढ़ी होंगी। वन मोर पॉइंट, इसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूंगा।
एक क्रिटिक था, उसका नाम था मैथ्यू आर्नोल्ड। उसने हमें एक मेथड दिया, उसको बोलते हैं टचस्टोन मेथड लिटरेचर में, राइटिंग्स में। अगर आपको किसी इंसान की, किसी भी राइटर की राइटिंग को चेक करना है ना, उसके लिए हमारे पास पैरामीटर्स है। अगर मुझे कोई चीज नापनी है, मेरे पास स्केल होगा, मैं उसको चेक करूंगा कि ये इतना है। इसी तरह अगर किसी की राइटिंग को आपने चेक करना है कि वो ठीक है, वो किस स्टैंडर्ड की है, आपके पास पैरामीटर्स है। उन पैरामीटर्स क्या है? वो 4 राइटर्स है हमारे पास। यानी अगर किसी की भी राइटिंग आपने उठानी है, उसको चेक करना है वो अच्छी है कि ठीक है, किस तरह की है, तो आपने उसको कंपेयर करना है 4 राइटर्स की राइटिंग्स के साथ। उनमें होमर आ जाता है, यही होमर, उसमें मिल्टन आ जाता है, इसमें शेक्सपियर आ जाता है, और डेंटी एलिग्री। ये 4 राइटर्स है जिनको टचस्टोन मेथड में इंक्लूड किया गया है। अगर किसी की राइटिंग आपने चेक करनी है तो आपने इनकी राइटिंग के सामने इनको लाना है। इतनी इंपॉर्टेंस है इन 2 बुक्स की। तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो कोई भी इंसान जो लिटरेचर के साथ अटैच है, राइटिंग्स के साथ अटैच है, इसकी इंग्लिश जो है, लैंग्वेज जो है, वो बहुत फॉर्मल है। आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होगी अगर आप इन 2 बुक्स को पढ़ोगे। बहुत ही अच्छी वोकैब है यहाँ पे, और इसमें स्ट्रांग फॉर्मल इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। ये अलेक्जेंडर पोप की है, तो ये जो अलेक्जेंडर पोप की, ये बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन है। आप इसको पढ़े, और जो इंसान इस लिटरेचर और राइटिंग्स में इंटरेस्ट रखता है, कम से कम वो ये बुक जरूर पढ़े। और ये भी एक अच्छी बुक है, ओडेसी, इसको भी आप पढ़े। ये भी एक एडवेंचरस बुक है, ये शॉर्ट ही है। तो ये था टोटल, ये पहली पर्सनालिटी, आज पहला वीडियो था, ये थोड़ा लेंथी हो गया। अब मैं शॉर्ट इसके वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।